चलिए, तो इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, क्लस्टर के अंदर नोड क्या होते हैं, नोड के अंदर पॉड क्या होते हैं, राइट, और पॉड के अंदर कंटेनर्स क्या होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यस और नो? हाँ जी, बताएंगे आप लोग। कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर क्या होता है, नोड क्या होता है, पॉड क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई थी। चलिए, तो ये हमारा क्लस्टर हो गया। क्लस्टर के अंदर आपके ये नोड्स होते हैं, जैसे आप इनको नेम दे दो, नोड 1 2 3 या नोड ABCD जो भी देना आपको, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया। ये आपका नोड 1 हो गया, देन ये आपका नोड 2 हो गया, उसके बाद ये आपका नोड 3 हो गया, उसके बाद ये आपका नोड 4 हो गया, राइट। तो ये आपके पास 4 नोड यहाँ पर अवेलेबल है। अब इन नोड के अंदर क्या करते हैं सर, आप लोग पॉड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, नोड के अंदर आप पॉड क्रिएट करते हैं। तो आपके एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये आपके सारे नोड के अंदर हमने दो दो पॉड क्रिएट कर दिए। अब पॉड के अंदर क्या होता है सर, आपके मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉड के अंदर आपके मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारे नोड के अंदर पॉड बना दिया और पॉड के अंदर आपका कंटेनर्स होगा, यस। ये आपका पॉड हो गया 1, ऐसे ही आपने यहाँ पर बना दिया। ये पॉड 2 हो गया आपका, देन उसके बाद यहाँ पर वापस से आपका पॉड 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास n नंबर ऑफ नोड एंड पॉड अवेलेबल हो गए। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ जतिन जी, उज्जवल जी, सॉरी हरीश जी, सॉरी हरीश का नाम आ रहा है यार, निखिल जी एंड अनुज सर, इतना क्लियर हुआ कि भाई हमारा क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर नोड क्या होता है, नोड के अंदर पॉड क्या होता है, पॉड के अंदर आपके आते हैं कंटेनर्स। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे आप यहाँ पर कंटेनर बना देते हो और इन कंटेनर के अंदर आपके एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर दिया डन। चलिए, परफेक्ट। तो ये आपका आर्किटेक्चर था। अब जब आप लोग किसी भी कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर बनाते हो, तो क्लस्टर के अंदर आपके जो नोड होते हैं, वो नोड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के नोड होते हैं सर? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं निखिल जी वो 2 नोड? हाँ जी निखिल सर, आवाज़ आ रही है? मैंने बोला कि जब आप कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर बनाते हो और क्लस्टर के अंदर जो नोड होते हैं, वो नोड कितने टाइप के होते हैं? सब भूल गए आप। हमारे पास 2 टाइप के नोड होते हैं, एक होता है मास्टर नोड, दूसरा होता है वर्कर नोड। ठीक है, क्या होता है, एक होता है मास्टर नोड, एक होता है वर्कर नोड। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि मास्टर नोड और वर्कर नोड, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, तो जो आपका मास्टर नोड है ये क्या करता है सर, डिसीजन लेता है, और जो वर्कर नोड होता है ये क्या करता है, एप्लीकेशन रन करता है। समझ में आ गया? तो आपका ये जो नोड 1 है, आप इसको एज अ मास्टर नोड दे सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इसको एज अ मास्टर नोड दे सकते हो। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रखो, हमारे केस में अलग अलग होते हैं, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका इनको आप नेम दे दो, ये आपका वर्कर नोड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ये भी आपका वर्कर नोड हो गया, देन उसके बाद ये भी आपका वर्कर नोड हो गया। तो ये आपके 3 वर्कर नोड हो गए, एक मास्टर नोड हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो आपका मास्टर नोड है इसे हम लोग कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो मास्टर नोड है, इस मास्टर नोड के क्या क्या फंक्शन है ये समझना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो मास्टर नोड होता है सर, ये कुबरनेटिस क्लस्टर का ब्रेन होता है। क्या होता है, जो आपका मास्टर नोड होता है ये आपके कुबरनेटिस क्लस्टर का ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन का मतलब भी समझ गए होंगे कि सारे फंक्शन जो कंट्रोल होंगे, जो
डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, मास्टर नोड लेके चलेगा, ठीक है। अब आपका जो मास्टर नोड होता है ये डिसाइड करता है कौन सा कंटेनर कहाँ रन होगा, कौन सा नोड हेल्दी है, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा, स्केलिंग कैसे होगी, पॉड रिस्टार्ट कब होगा, ये सारे डिसीजन जो है आपका कौन करता है सर, मास्टर नोड करता है। कौन करता है, मास्टर नोड। अब मास्टर नोड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और सारे कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारे जो मास्टर नोड है इसका जो कंपोनेंट है, पहले तो आता है आपका एपीआई सर्वर। क्या आता है, एपीआई सर्वर। नंबर 2 पे आता है आपका ईटीसीडी जो कि आपका डेटाबेस होता है। नंबर 3 पे आता है शेड्यूलर। नंबर 4 पे आता है आपका कंट्रोलर मैनेजर। उसके बाद नंबर 5 पे जो आपके आएंगे ये वर्कर नोड के कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स जो है ये आपके मास्टर नोड के कंपोनेंट हो गए। अब नीचे जो आ रहे हैं ये आपके वर्कर नोड के कंपोनेंट हैं जिसे आप लोग क्यूबलेट बोलते हैं। उसके बाद कंटेनर रन टाइम होता है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्यूब प्रॉक्सी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एक क्यूब सीटीएल। तो ये क्यूब सीटीएल आपका यहाँ पर डालो, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास क्या होते हैं सर, कंपोनेंट्स होते हैं। सभी कंपोनेंट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि मास्टर नोड और वर्कर नोड में डिफरेंस समझ में आया कि मास्टर नोड और वर्कर नोड के फंक्शंस क्या होते हैं, यस और नो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा मास्टर नोड के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े इनके बारे में कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जैसे आपका एपीआई सर्वर हो गया, क्या हो गया सर, एपीआई सर्वर। ये क्या है, एंट्री पॉइंट होता है कुबरनेटिस का। सब कमांड जो होती हैं, आपके जो कमांड्स आप रन करते हो वो क्या होती हैं, इसी से पास होके जाती है। जैसे आपने कमांड चलाया क्यूबसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट एनजिनिक्स, तो क्या होगी, आपकी जो कमांड है क्यूबसीटीएल ये सबसे पहले कहाँ पर जाती है सर, एपीआई सर्वर पे जाएगी। एपीआई सर्वर से आपका जो ईटीसीडी डेटाबेस होता है वहाँ पर जाएगा, वहाँ से शेड्यूलर पे जाएगा और शेड्यूलर से वर्कर नोड पे जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एक तो ये पोड हो गया, पोड के अंदर अपना एक वो हो गए देखो क्लस्टर्स। यहाँ पर जो हमने नोड पोड ये सब बनाए हैं अभी इनको भूल जाओ। पहले ये समझो सबसे मेन कंपोनेंट जो है, बोलो तो सबसे मेन जो बाउंड्री है वो आपकी क्लस्टर होती है, ठीक है। ये जो क्लस्टर होता है इसी के अंदर पूरा आता है, या ऐसे समझ लो कि जो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है ये क्लस्टर के अंदर बना होता है, ठीक है। तो एक क्लस्टर जैसे जैसे एक समझौता एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक क्लस्टर बन जाएगा। नहीं, आपके मल्टीपल वर्चुअल मशीन को मिलाकर एक क्लस्टर बना है, मिला के, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक क्लस्टर बनाया, उस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन है जिसे हम लोग वर्चुअल मशीन कॉल ना करके नोड कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं, नोड। अब ठीक आपके है। ये जो नोड है ये वर्चुअल मशीन हो गए, कितने वर्चुअल मशीन हो गए, 1 2 3 4 वर्चुअल मशीन हो गए, ठीक है। तो 4 वर्चुअल मशीन को मिला के हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका जब ये, इसमें नहीं, हाँ बोलिए। एक सेकंड, इसमें भी कोई लिमिट होती है क्या, एक ही मास्टर नोड होता है कि नहीं, एक नहीं, ही नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, साइज़ है वो कितना है। जैसे मैं अभी जहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास 2 मास्टर नोड हैं और 7 वर्कर नोड हैं। नहीं, अलग अलग क्लस्टर हमने बना रखा है। जो आपके, हाँ, जो दोनों क्लस्टर हैं सेम फंक्शनैलिटी देते हैं। ऐसा समझ लो कि आप लोग AWS के अंदर ऑटो स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि भाई एक आपका
वर्चुअल मशीन पे लोड हैवी ना हो तो दूसरा वर्चुअल मशीन भी आपका लगा होता है। ठीक वैसे ही हमारे, हाँ ठीक वैसे ही हमारे एक क्लस्टर पे लोड ज़्यादा हैवी ना हो तो हम क्या करते हैं, 2 क्लस्टर 3 क्लस्टर बना के चलते हैं। एक्टिव, एक्टिव रहते हैं। हमारे केस में हमने एक्टिव रखा हुआ है। बिल्कुल। कहाँ पर? सर ईकेएस को ना आप भूल जाओ, ईकेएस की अभी बात ही नहीं हो रही है। ईकेएस के केस में मास्टर नोड नहीं होता है। ईकेएस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सॉरी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जो कि कुबरनेटिस देता है, तो वो कुबरनेटिस, सॉरी कुबरनेटिस बोल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस देता है तो वो एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए? वो आपका जो ईकेएस है वो एडब्ल्यूएस की सर्विस है और एडब्ल्यूएस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई आपको कितने नोड चाहिए, वो सब चीज़ें मैं दूंगा आपको। उसमें ये टेंशन ही नहीं लेना है कि आपको कितने नोड इंक्रीज करने डिक्रीज करने हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर, ये ओपन सोर्स कुबरनेटिस की बात हो रही है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पर 2 मास्टर नोड हैं और वो जो दोनों मास्टर नोड हैं हमने ऑन प्रीमाइस पे डिप्लॉय कर रखे हैं और ऑन प्रीमाइस के अंदर हमने 2 क्लस्टर बना रखे हैं। एक क्लस्टर के अंदर एक मास्टर नोड है, दूसरे क्लस्टर के अंदर दूसरा मास्टर नोड है। समझ गए? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सब बात करेंगे सर, अभी जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, एक चीज़ देखो। तो यहाँ पर मैंने क्या बात किया, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि क्लस्टर क्या होता है, पहले इतना मुझे बताइए बस। प्लस कोई भी बोलो, जिसको समझ में नहीं आया हो वो बोल सकता है, या जिसको समझ में आ गया वो भी बोल सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है। हम्म, बिल्कुल राइट। बिल्कुल राइट। समझ में है? तो हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए कि भाई आपके पास ट्रैफिक हैवी है। अब आपके नोड जो हैं, अगर यहाँ पर एक ही नोड है आपको, अगर आपको उस पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आप अगर उसको अलग रखोगे तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? जैसे मैं बात करूँ, एडब्ल्यूएस के अंदर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाते हो आप, या फिर लोड बैलेंसर पे जाते हो, वहाँ पर ग्रुप ही बनता है ना। लोड बैलेंसर के अंदर टारगेट ग्रुप होता है, उस टारगेट ग्रुप के अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन से ऐड करते हो, तो वहीं से आपकी जो ट्रैफिक है डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक ऐसे ही है कि भाई हमारे क्लस्टर पर ट्रैफिक आएगी, क्लस्टर से ट्रैफिक जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तभी तो आपको रिटेंडेंसी मिलेगी। बिल्कुल राइट, वही चीज़ मैंने आपको अभी लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग के केस में समझाया। बिल्कुल करेक्ट हो आप। ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पर,
कि क्लस्टर क्या होता है, एक ग्रुप है आपके वर्चुअल मशीन्स का, ठीक है। अब ये जो आपके नोड हैं ये क्या है, ये आपके वर्चुअल मशीन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन क्यों नहीं बोल रहा हूँ या नोड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आर्किटेक्चर या जो आप क्लस्टर यूज़ कर रहे हो वो क्लाउड का ही हो सकता है ये आप अपने फिजिकल डेटा सेंटर पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। भाई 4 आपके पास सर्वर है, उन चारों सर्वर को आपस में आपने जो है तो कम्युनिकेशन के लिए सेम नेटवर्क पे रख दिया है और उनको आपने अलग अलग नोड कॉल कर दिए, ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया। तो ठीक है, तो जो नोड है बेसिकली वो आपके सर्वर हैं या वर्चुअल मशीन्स हैं, और जो क्लस्टर है वो कलेक्शन या ग्रुप ऑफ आपके वर्चुअल मशीन या सर्वर है, ठीक है। अब आता है उसके अंदर आपका नोड के अंदर मतलब पॉड। पॉड आपका जो है ये क्या होता है सर, आपकी डिप्लॉय करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट कुबरनेटिस की वो आपकी होती है पॉड। अब ये पॉड का काम क्या होता है, आपके जो कंटेनर्स होते हैं इन कंटेनर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है। जैसे आप लोग अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक वैसे ही आपके कंटेनर को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनवायरनमेंट कौन देता है, पॉड देता है, जहाँ से ये नेटवर्क शेयर करेगा किसको, कंटेनर्स को, क्योंकि कंटेनर डायरेक्टली आपके बिना उसके रन नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ पर पॉड की ज़रूरत पड़ी और पॉड के अंदर आपके कंटेनर्स होते हैं और कंटेनर के अंदर हमारे एप्लीकेशन चलते हैं। समझ में आ गया। तो ये तो हमने बात किया आर्किटेक्चर की। अब समझो जो आपका एपीआई सर्वर है ये मास्टर नोड का कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर मास्टर नोड और वर्कर नोड की फंक्शनैलिटी। तो मास्टर नोड जो है सर ये क्या है, कुबरनेटिस क्लस्टर का ब्रेन होता है और यही डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेनर कहाँ रन होगा, कौन सा नोड हेल्दी है, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा, स्केलिंग कैसे करोगे, पॉड रीस्टार्ट कब होगा, ये सब डिसीजन कौन लेता है, आपका मास्टर नोड लेता है, ठीक है। या फिर एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूँ कि जो आपका मास्टर नोड है ये क्या है, क्लस्टर का मैनेजर होता है। क्या होता है सर, आपका जो मास्टर नोड है ये क्लस्टर का मैनेजर होता है। पूरे क्लस्टर को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है, मास्टर नोड की होती है। अब मास्टर नोड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, जैसे एपीआई सर्वर हो गया, ईटीसीडी हो गया, शेड्यूलर हो गया, कंट्रोलर मैनेजर हो गया। इन सभी की अपनी खुद की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। क्या होती है सर, इन सभी की खुद की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है और ये सब आपके मास्टर नोड पे रन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से जो पहला कंपोनेंट है एपीआई सर्वर है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आपका एपीआई सर्वर होता है सर ये क्या है, एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है कुबरनेटिस के लिए, जहाँ से सारी कमांड पास होके जाती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ एक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई कमांड चलानी है, जैसे यहाँ पर आपने चला दिया kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट एनजिनिक्स। तो ये क्या कर रहा है सर, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है एनजिनिक्स नाम से, और जो कमांड है वो kubectl चल रही। तो ये जो आपकी kubectl कमांड है सर ये क्या होगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट लेके पहुंचेगा कहाँ पर, एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर से जब ये पास होके जाएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर स्टोर होगी, आपके ईटीसीडी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। और उस ईटीसीडी डेटाबेस के बाद ये जाएगा कहाँ पर, शेड्यूलर के अंदर। शेड्यूलर में ये डिसाइड होता है कि भाई ये आपका जो डिप्लॉयमेंट बन रहा है या फिर रेप्लिका सेट बन रहा है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर बन रहा है, मतलब जो भी ये मैं टर्म्स ले रहा हूँ ना, ये ऐसा समझ लो कि कोई कंपोनेंट है जो क्रिएट होगा। तो वो कहाँ पर क्रिएट होगा, ये आपका कहाँ से, शेड्यूलर से डिसाइड होगा। उसके बाद जब शेड्यूलर से ये पास होके जाएगा तो ये क्या करेगा, वर्कर नोड पे जाके रन होने लगे। तो इसका जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले आपने कमांड चलाया kubectl, और kubectl के बाद यहाँ पर जो आपका आएगा तो ये आपका कहाँ पर पहुँचेगा, एपीआई सर्वर पे। कहाँ पर पहुँचेगा सर, एपीआई सर्वर पे। और एपीआई सर्वर के बाद ये कहाँ पर जाने वाला है सर, ये पहुँचने वाला है आपका ईटीसीडी के अंदर। कहाँ पर जाएगा, ईटीसीडी के अंदर, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर रिलेट कर रहे हो तो आप इसको कर्नल बोल सकते हो, ठीक है। तो ईटीसीडी से कहाँ पर पहुँचा, ये शेड्यूलर के अंदर जाएगा और शेड्यूलर के बाद जाके ये क्या हो जाएगा, आपका वर्कर नोड पे डिप्लॉय हो जाएगा। समझ में आ गया जतिन जी, निखिल जी, अनुज सर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो होता है। देखो आपने क्या किया, ये कमांड चलाई है आपकी, ठीक है।
तो ये आपका कमांड क्या कर रहा है, ये आपके लिए एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके दे रहा है। बट उस डिप्लॉयमेंट को जब क्रिएट करेगा तो पूरी प्रोसेस क्या होगी, बैकएंड में जो फ्लो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपकी kubectl कमांड है, पहले जाएगी एपीआई सर्वर के पास, एपीआई सर्वर से वैलिडेशन करेगा, वैलिडेशन होने के बाद ईटीसीडी डेटाबेस में जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, उसके बाद वहाँ से पास होके जाएगा शेड्यूलर के पास, शेड्यूलर के बाद ये कहाँ पर जाएगा, वर्कर नोड पे, और वहाँ जाके रन हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो सॉरी क्या बोलते हैं एपीआई सर्वर है, ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है कुबरनेटिस का, सारी कमांड इसी से होके जाती हैं। समझ में आ गया। या मैं यूँ कह दूँ कि कोई कमांड आप चला रहे हो, वो कमांड अगर चल रही है या नहीं चल रही है तो वो डिसीजन कौन ले रहा है, एपीआई सर्वर ले रहा है। कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी एपीआई सर्वर को होगी, नहीं एग्जीक्यूट होगी तो भी एपीआई की सर्वर के परमिशन से ही होगी। मतलब डिसाइड करेगा कि ये कमांड इंस्टॉल्ड है या नहीं है, और उसके बिहाफ पे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। समझ में आ गया जतिन जी, निखिल जी, अनुज सर, यस और नो। ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन में कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, जब आपके डेवलपर्स काम करते हैं तो वो लोग अपनी यामल फाइल बना के रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये लोग कमांड चलाएंगे kubectl अप्लाई -f4 फाइल, और फाइल का नाम जैसे पेमेंट डॉट यामल हो गया, क्या हो गया, पेमेंट डॉट यामल हो गया। तो ये जो कमांड होगी ये एग्जीक्यूट कौन करेगा सर, ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आपके जो डेवलपर्स होंगे, ठीक है। तो ये माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय करेंगे। तो एपीआई सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। सेकंड नंबर पे आता है सर आपका ईटीसीडी डेटाबेस। अब ये जो ईटीसीडी है, इसको मैंने बताया भी कि ये आपका क्या है, कुबरनेटिस का डेटाबेस होता है। तो क्लस्टर का सारा डेटा जो है वो क्या होता है सर, आपके ईटीसीडी के अंदर स्टोर होता है। क्या होता है, ईटीसीडी के अंदर स्टोर होता है। एग्जाम्पल पॉड्स जो बनते हैं, नोड्स जो होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिग मैप होता है, सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके ईटीसीडी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दो कि इसके अंदर एक एंट्री होगी आपकी पॉड 1 रनिंग ऑन नोड 2। क्या बोला मैंने, एक एंट्री दे देता हूँ जैसे पॉड 1 रनिंग ऑन नोड 2। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर स्टोर होगी सर, आपके ईटीसीडी के अंदर स्टोर होगी कि भाई आपका जो पॉड 1 है वो नोड 2 के अंदर रन हो रहा है, ठीक है। अब इसका रियल में यूज़ केस क्या होता है प्रोडक्शन के अंदर, मान लीजिए अगर आपका क्लस्टर रीस्टार्ट हो जाए तो क्या होगा कि जो डेटा है आपका वो ईटीसीडी डेटाबेस से क्या हो जाता है, स्टेट को रिकवर करता है। मतलब कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रन हो रही थी, वो चीज़ें वापस कैसे आएंगी, ईटीसीडी से इंफॉर्मेशन ला के वापस वहीं पर चीज़ों को रन कर दिया जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी होती है। हाँ बोलिए। मैंने बोला जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक पॉड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब पॉड आप देख रहे हो कि ये वर्कर नोड 1 पे भी बन सकता है, वर्कर नोड 2 पे भी बन सकता है, 3 पे भी बन सकता है, 4 मतलब XYZ कहीं भी बन सकता है। अब बनने के बाद उसकी एंट्री होती है कहाँ पर, ईटीसीडी के अंदर। तो ये आपका डेटाबेस होता है, तो इसके अंदर एंट्री कर लेगा। तो इसने सपोज एंट्री कर लिया पॉड 1 रनिंग ऑन नोड 2, ये इसने अपने अंदर एंट्री करके रख लिया। अब खुदा ना खास्ता मान लीजिए कभी आपका ये क्लस्टर क्रैश हो गया, ये क्लस्टर रीस्टार्ट हो गया, क्रैश होने का तो वैसे ना के बराबर चांस होता है, बट मान लो कभी रीस्टार्ट हो गया तो फिर क्या करोगे, क्योंकि रीस्टार्ट होने के बाद वापस से जो चीज़ें आएंगी वो कैसे आएंगी, तो ये आपका ईटीसीडी डेटाबेस में जाके चेक करेगा और जो चीज़ जहाँ पर चल रही थी उसको वहीं पर रन करवाएगा। हाँ बिल्कुल, समझ। नेक्स्ट। हाँ। हम्म। ठीक है। हम्म। ये पहचानता तो नेम से ही है, बट पंगा ये आता है कि जब आप पॉड क्रिएट करते हो ना तो ये नोड को प्रीफरेंस नहीं देता है।
ये क्या कहता है कि भाई मैं नेम स्पेस को लेके चलूँगा। कुबरनेटिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है नेम स्पेस का, तो ये नेम स्पेस वाइज चलता है। जैसे हमने बोला कि एक नेम स्पेस एक्स हो गया, दूसरा नेम स्पेस वाई हो गया, तीसरा नेम स्पेस जेड हो गया, और मैंने अनुज नाम का, हाँ मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जो पॉड होता है ना, ये बैकएंड में यूज सिर्फ हार्डवेयर को कर रहा होता है, बट हार्ड उस पे नेम डुप्लीकेट है या सेम पॉड एग्जिस्ट करता है, ये डिसीजन नेम स्पेस के बेसिस पे चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सर क्या, शेड्यूलर। अब ये जो शेड्यूलर होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सा पॉड किस वर्कर नोड पर रन करेगा। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे करता है कि भाई कौन सा पॉड किस वर्कर नोड पे रन करेगा, तो ये चेक करता है, जो आपका शेड्यूलर होता है ये चेक करता है कि सीपीयू कितना है, रैम कितना है, नोड अवेलेबिलिटी क्या है, टेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा, एफिनिटी रूल्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद शेड्यूलर डिसाइड करता है कि उसको पॉड कहाँ पर करना है डिसाइड क्रिएट। ठीक है, तो सपोज दैट कि आपके पास 3 वर्कर नोड अवेलेबल हैं, तो आपका जो शेड्यूलर है वो डिसाइड करेगा कि भाई पॉड 1 कहाँ पर रन होना है, पॉड 2 कहाँ पर रन होना है, पॉड 3 कहाँ पर रन होना है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्शन का। जैसे हम लोग क्या करते हैं जब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं और डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उस पर जो हमारे पेमेंट की सर्विस होती है सर, उसका क्या है साइज़ जो होता है हैवी होता है। ठीक है, तो शेड्यूलर क्या करता है उसको हाई मेमोरी नोड में डिप्लॉय करेगा। क्या करेगा, हाई मेमोरी नोड में डिप्लॉय करेगा। तो ये आपका जो शेड्यूलर है ये क्या करता है, ये देखता है कि जो आपकी सर्विस है वो सर्विस किसके लायक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूलर ही डिसाइड करता है, आगे चल के हम लोग नोड एफिनिटी एंड टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नोड एफिनिटी में भी क्या होता है, हम रूल्स लगाते हैं कि भाई हमारा ये वाला जो पॉड है ये यहीं पर डिप्लॉय होना चाहिए, इसी नोड पर डिप्लॉय होना चाहिए। तो वो चीज़ रूल भी हम लगाते हैं, बट अगर रूल नहीं लगाते हो फिर भी जो डिसीज़न है वो कौन लेता है, शेड्यूलर लेता है। तो बेसिकली जो शेड्यूलर होता है सर ये क्या डिसाइड करता है कि आपका कौन सा पॉड कहाँ पर रन होगा। समझ में आ गया जतिन जी, अनुज सर एंड निखिल जी? नहीं बिल्कुल बोलिए। हाँ, देखो ये चीज़ ना अपन ने आई थिंक कल सॉरी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं, बट डे 1 पे मैंने बताए थे। ठीक है, देखो क्या होता है कि कुबरनेटिस जो है ना ये आपको कंटेनर का कॉन्सेप्ट नहीं देता है। ठीक है, जो कंटेनर रन हो रहे हैं आपके, ये कंटेनर डॉकर के थ्रू ही रन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो कंटेनर्स हैं ये कुबरनेटिस के कंपोनेंट नहीं है, ऐसा बोल दूं अगर मैं तो चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो कंटेनर रन हो रहे हैं ये डॉकर के। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो डॉकर की इमेज बनाते हो, डॉकर फाइल लिखते हो, वो डॉकर के थ्रू ही पॉसिबल। कुबरनेटिस खुद का ऐसा कोई फीचर नहीं देता है कि आप कुबरनेटिस की इमेज बना लो कंटेनर के लिए, कुबरनेटिस की जो है तो फाइल लिख लो इमेज बनाने के लिए। हाँ, ये आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है, और जो कंटेनर है इमेज है वो आपको डॉकर दे रहा है। हाँ हाँ, वो डे 1 में मिस कर गए थे इसलिए। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूलर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलर मैनेजर। अब ये जो कंट्रोलर मैनेजर है ये क्या करता है, क्लस्टर को डिज़ायर्ड स्टेट में रखता है। क्या करता है सर, क्लस्टर को डिज़ायर्ड स्टेट में रखता है। कहने का मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट में आपने लिख दिया है क्या भाई कि रेप्लिकास बनाने 3, मतलब आप एक पॉड बना रहे हो और आपने बताया कि वो पॉड की 3 रेप्लिकास होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 3 पॉड रन होने चाहिए कंटिन्यूसली। अगर एक पॉड क्रैश हो गया तो 2 पॉड रन हो रहे हैं, तो कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक नया पॉड क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा ये, एक ऑटोमेटिकली नया पॉड क्रिएट कर देगा। तो ऐसा बोल दूं अगर मैं कि कंट्रोलर मैनेजर जो है ये क्या करता है, नज़र टिका के रखता है कि भाई मुझे जिम्मेदारी दी गई है 3 पॉड रन होने चाहिए, 3 में से अगर एक आध पॉड में प्रॉब्लम आ गई तो मुझे तुरंत नया पॉड बना के देना है। तो ये जो काम होता है ये कंट्रोलर मैनेजर का होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो कंट्रोलर होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। नोड कंट्रोलर होता है, एप्लीकेशन कंट्रोलर होता है, जॉब कंट्रोलर होता है,
एंड पॉइंट कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे चल के अपन बात करेंगे। अभी मेन जो जब हम जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बताते हो कि कितने रेप्लिकास चाहिए। ऐसा समझो सिंपल से AWS क्लाउड के अंदर आप लोग ऑटो स्केलिंग बनाते हो, उस ऑटो स्केलिंग के अंदर आपको मिनिमम बताना पड़ता है कि मिनिमम 2 EC2 इंस्टांस रन होने चाहिए, मिनिमम 4 EC2 इंस्टांस रन होने चाहिए। तो उसमें से मान लीजिए कि अगर आपका कोई एक EC2 इंस्टांस क्या हो गया, क्रैश हो गया, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली रन कर देता है। ठीक वैसे ही है कि कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, आपने जब जैसे डिप्लॉयमेंट बनाया तो उसमें आपने बता दिया कि 3 पॉड रन होने चाहिए। अब 3 में से एक पॉड भी क्रैश होगा तो ऑटोमेटिकली कर देगा ये, ठीक है। चलिए। हाँ, मतलब जब हम क्रिएट कर, इसमें दो चीज़ होती है। एक तो नॉर्मल तरीके से पॉड बनाते हो आप, तो नॉर्मल तरीके से तो ये होता है जैसे आपने 3 बार एक एक करके पॉड बना दिए, तो इसमें कंट्रोलर मैनेजर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्रिएट हो गया, डिलीट कर दिया आपने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपने क्या किया, जब 3 पॉड एक ही बार में बनाया, और वो एक ही बार का मतलब ये है कि कॉपीज बनाई उनकी, ठीक है, रेप्लिकास बनाए, तो उस टाइम पे फिर ये कंट्रोलर मैनेजर की जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई मुझे कंटिन्यूसली 3 पॉड रन कर दें। समझ में। अब आते हैं हम लोग जरा वर्कर नोड की बात करते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट मैंने बात की है, ये क्यूब CTL मैंने इसलिए लिख दिया था, बहुत बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पर क्यूब CTL है ये क्या है, ठीक। तो ये क्यूब CTL आपके मास्टर नोड का ही कंपोनेंट होता है, जो कि आपके API सर्वर के साथ मिलके काम करता है। तो नेक्स्ट आता है आपका क्या, वर्कर नोड। तो वर्कर नोड वो मशीन होती है जहाँ एप्लीकेशन कंटेनर्स रन होते हैं। क्या होते हैं सर, एप्लीकेशन कंटेनर्स रन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो पॉड वगैरह बनाए हैं, यहाँ पर आप इनको रिप्लेस करके ये कंपोनेंट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। बट मैंने स्टार्टिंग में बना दिए थे ताकि चीज़ों को समझ में आ जाए। तो वर्कर नोड क्या है, वर्कर नोड वो मशीन होती है जहाँ पर आपके एप्लीकेशन के कंटेनर्स रन हो रहे होते हैं। जैसे अमेजॉन एप्लीकेशन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, तो इनकी जो भी सारी माइक्रो सर्विसेज है वो क्या होंगी, वर्कर नोड में रन करते रहेंगी। क्या होंगी सर, वर्कर नोड में रन करेंगी। अब वर्कर नोड के अंदर भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि क्यूबलेट होता है, कंटेनर रन टाइम होता है, और क्यूब प्रॉक्सी होता है। तो जो क्यूबलेट है, ये क्या है सर, नोड का एजेंट होता है। क्या होता है, नोड का एजेंट होता है। ये क्या करता है, मास्टर नोड से इंस्ट्रक्शन लेता है। अब जैसे भाई मास्टर नोड ने बोल दिया कि भाई एक पॉड क्रिएट होना है, तो ये आपके वर्कर नोड को इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा, तो ये क्यूबलेट के थ्रू मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, क्यूबलेट के थ्रू। तो आपका जो क्यूबलेट है, ये क्या है, नोड का एजेंट होता है और मास्टर नोड से इंस्ट्रक्शन लेता है। तो मास्टर नोड बोलेगा रन एनजिनिक्स कंटेनर, तो क्यूबलेट क्या करेगा, डॉकर रन एनजिनिक्स कर देगा। क्या कर देगा, डॉकर रन एनजिनिक्स। तो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन मास्टर नोड देगा उसको सुन के, और एक्शन कौन करता है, आपका क्यूबलेट करता है। समझ में आ गया। हाँ, इंटरप्रेटर कह सकते हो आप। मेरे हिसाब से तो वैसे सही एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा, बट ठीक है, समझ सकते हो आप एक तरीके से। फिर आता है नेक्स्ट आपका कंटेनर रन टाइम। अब ये जो कंटेनर रन टाइम है, ये क्या करता है सर, ये कंटेनर को रन करता है। तो यहीं पर वो क्वेश्चन आता है जो आप अभी पूछ रहे थे कि सर जब कुबरनेटीज ही सारी दुनिया चला रहा है तो डॉकर की ज़रूरत क्यों है। तो भैया जो आपका कंटेनर रन टाइम है, ये कौन देता है, ये आपका कंटेनर ही देता है, डॉकर कंटेनर देता है, ठीक है। तो डॉकर के बदले आप यहाँ पर कंटेनर डी होता है, क्रायो होता है, आप उनको यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम। बट मार्केट में पॉपुलर डॉकर है, तो डॉकर का कंटेनर फेमस है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ अनुज जी एंड जतिन जी एंड निखिल जी। चलिए, नेक्स्ट आता है क्यूब प्रॉक्सी। तो जो क्यूब प्रॉक्सी होता है, ये क्या करता है, नेटवर्किंग हैंडल करने का काम करता है। जैसे आपके जो भी सर्विस है उसको पॉड से कनेक्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है सर, आपका क्यूब प्रॉक्सी करता है। ये आईपी टेबल्स, IPVS यूज़ करता है। जैसे आपकी एक कोई सर्विस क्रिएट होगी, तो उस सर्विस को जो IP एड्रेस वगैरह असाइन होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया सर्विस IP, तो यहाँ पर 10.96.0.10। तो ये जो IP एड्रेसेस वगैरह असाइन हो रही हैं, ये सारी राउटिंग वगैरह, जो भी लोड बैलेंसिंग, जो भी XYZ नेटवर्किंग का फंक्शन हो रहा है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके क्यूब प्रॉक्सी की।
समझ में आ गया? ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल प्रोडक्शन की चीज़ें, ठीक है। इंटरव्यूअर ये पूछता है कि जो आप मास्टर नोड यूज़ कर रहे हो वहाँ पर 2 मास्टर नोड या 3 वर्कर नोड, सॉरी 3 मास्टर नोड क्यों यूज़ कर रहे हो? तो यहाँ पर आपको हाई अवेलेबिलिटी अचीव करनी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मास्टर नोड यूज़ करते हैं। अब बात आती है सर वर्कर नोड तो है तो फिर हमें क्यों ज़रूरत है? तो भैया खुदा ना खास्ता अगर आपका एक मास्टर नोड डाउन हो गया तो फिर कौन संभालेगा आपके वर्कर नोड को, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। इसलिए इवन इवन मोस्टली प्रोडक्शन में 2 मास्टर नोड तो होने ही चाहिए। जी, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम से कम 2 मास्टर नोड रन करते हैं और डिपेंड करता है आपके क्लस्टर का साइज़ कि भाई क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड रखे हुए हैं आपने, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप मास्टर नोड रखते हैं। हाँ बोलिए। हाँ ऑन प्रीमाइस, हाँ ऑन प्रीमाइस पे पूरा एप्लीकेशन चल रहा है हमारा, पूरा जो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है वो सब ऑन प्रीमाइस फिजिकल डेटा सेंटर पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वर्कर नोड में रन होने वाले सर्विसेज के नेम क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपकी पेमेंट की सर हाँ, हम्म, VMware यूज़ कर रहे हैं, टाइप 2 हाइपरवाइजर है वो हमारा। हाँ हाँ, विंडोज़ नहीं है, लिनक्स की मशीन है सारी, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके वर्कर नोड है उसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज रन करते हो? तो हमारी पेमेंट की सर्विस हो गई, ऑर्डर की सर्विस हो गई, कार्ड की सर्विस हो गई, यूज़र की सर्विस हो गई, रिकमेंडेशन की सर्विस हो गई, इन्वेंट्री सर्विस हो गई। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं सर, हमारे वर्कर नोड पे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पेमेंट के पॉड बना के चलते हैं वो 50 पेमेंट के पॉड होते हैं, 50 हमारे कार्ड के पॉड होते हैं और 50 यूज़र के पॉड होते हैं। तो इस तरीके से सब वर्कर नोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे, समझ में आया? चलिए अब उसके बाद बात करते हैं। एक नहीं सर, कम से कम 20 पॉड, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो प्रोडक्शन नोड है उसका साइज़ कितना है, ठीक है। तो 3 मास्टर नोड हैं, 50 वर्कर नोड्स हैं और 1500 या 1200 से प्लस आपके क्या है पॉड्स हैं। तो ये जो आपके रिसोर्सेज हैं, कितना एक रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, तो 16 CPU का प्रोसेसर है, 64 GB का रैम है। इस तरीके के कन्फिग्रेशन हम लेके चल रहे हैं, समझ में आ गया? तो हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपसे ना इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्लस्टर में पॉड क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं, पॉसिबल रीजन से बताओ। कंटेनर की तो एक पॉड के अंदर हमारे 25 या 22 के आसपास कंटेनर्स रन हो रहे हैं। पॉड के अंदर सर, जो कंटेनर होता है पॉड के अंदर होता है, नोड के अंदर नहीं। नोड के अंदर तो आपके पॉड होते हैं। एक पॉड के अंदर 20+ कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, क्लस्टर के अंदर अगर पॉड क्रिएट नहीं हो रहा है तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? तो जैसे शेड्यूलर का इशू हो सकता है, नोड फुल हो जाता है, रिसोर्स की लिमिट हो जाती है, कभी कभी इमेज पुल में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब पॉसिबल रीजंस होते हैं। तो कल आगे इसके आगे बात करेंगे। तो अभी आज मेजरली हमने जो है तो मास्टर नोड क्या है, वर्कर नोड क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से कंपोनेंट के क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। कल अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले किसका, हम लोग सिंगल नोड क्लस्टर बनाएंगे जो कि हमारे लर्निंग पर्पज़ के लिए बेटर, ठीक है। क्या करेंगे,
सिंगल नोड क्लस्टर बनाएंगे जो कि मिनी क्यूब। ये प्रोडक्शन में कभी यूज़ नहीं होता बट लर्निंग वाइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपको सेल्फ लर्निंग करनी है तो उसके लिए मिनी क्यूब का ये सिंगल नोड क्लस्टर बहुत अच्छा होता है। फिर जब आपका सिंगल नोड क्लस्टर का काम हो जाएगा फिर अपन क्या करेंगे, मल्टी नोड क्लस्टर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, मल्टी नोड क्लस्टर। तो मल्टी नोड क्लस्टर का भी अपन सेटअप करेंगे, ठीक है।